Hello students, let us talk to our next topic, results of exploitation of resources and others. लास्ट क्लास में मेरा जो एक वीडियो था उसमें मैंने आप लोगों को रिसोर्सेज को क्लासिफाई करने का तरीका बताया था कि किस तरह से हम लोग इस अलग अलग बेस पे इसको क्लासिफाई करते हैं, जैसे कि ओनरशिप, एग्जॉस्टिबिलिटी और कई अदर और भी कई तरह के थे। हम लोगों को अब ये जानना है कि किस तरह से हम रिसोर्सेज को एक्सप्लॉयटेशन से रोक सकते हैं, किस तरह से हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए वर्क करना पड़ता है, जो हमारी एक प्रेजेंट नीड और फ्यूचर नीड दोनों ही है। क्योंकि ऐसा अगर हमने नहीं किया तो इसके कई तरह के दुष्परिणाम हो सकते हैं। इसका जो रिजल्ट है वो हमारे फ्यूचर के लिए, हमारे डेवलपमेंट के लिए अच्छा नहीं हो सकता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट और रिसोर्स कंजर्वेशन की ओर बढ़ने से पहले सबसे पहले हम ये जानेंगे कि अगर इन रिसोर्सेज को एक्सप्लॉयटेशन हम लोगों ने इसी तरह से किया, हमने अगर इसका जुडिशियस यूज नहीं किया तो हमारे लिए इसके क्या रिजल्ट हो सकते हैं। तो सबसे पहला तो ये है कि डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज, जैसा कि आप स्लाइड में देख सकते हैं। अब सपोज अरुणाचल प्रदेश में बहुत सारे फॉरेस्ट हैं, इसमें वाइल्ड लाइफ रहते हैं। अगर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए, फर्नीचर्स के लिए या इंडस्ट्रियल यूज के लिए हम इनको इसी तरह से एक्सप्लॉइट करते रहें, तो यह 10 ईयर्स, 20 ईयर्स, 50 ईयर्स या फिर सपोज 100 ईयर्स के बाद में यदि ये पूरी तरह से ख़त्म हो गए तो फिर हम क्या करेंगे। इसलिए हमें एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज के अंतर्गत सबसे पहले इस बात को ध्यान रखना होगा कि अगर हमारा यह इसी तरह से अनकंट्रोल्ड वे में प्रोसेस चलता रहा तो जितने भी रिसोर्सेज हैं मैक्सिमम उनका डिप्लेशन हो जाएगा। दूसरा पॉइंट है एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज। इसका मतलब ये है कि अगर रिसोर्सेज का, जैसा कि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर बहुत सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनका ये कहना है कि रिसोर्सेज जो हैं वो न तो इन्वायरमेंटली इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं और ना ही सोसाइटी के अलग अलग क्लासेज के बीच में भी सबका इस पर इक्वल राइट है। रिसोर्सेज को कंट्रोल करने के लिए कुछ ही लोग ऐसे हैं जिनके पास मैक्सिमम रिसोर्सेज हैं, यानी कि सोसाइटी रिसोर्सेज के एक्सप्लॉयटेशन के बेस पर भी दो अलग अलग क्लास में डिवाइडेड है, रिच एंड पुअर। तो इस तरह से अनप्लान्ड वे में रिसोर्सेज को एक्सप्लॉयट करने का एक बहुत बड़ा बैड इफेक्ट यह है कि इसे सोसाइटी का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, एक डिवाइड हो जाता है सोसाइटी का रिच और पुअर क्लास के रूप में। तो हमें इसे भी ध्यान में रखना होता है। और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है इकोलॉजिकल क्राइसिस की, जो कई तरह से हमारे कंट्री, न सिर्फ हमारे कंट्री बल्कि पूरे वर्ल्ड को, होल वर्ल्ड को यह इफेक्ट कर रहा है। ग्लोबल वार्मिंग, हमारे अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है वह बढ़ रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है, वह पॉल्यूशन एयर, लैंड, सॉइल, वाटर, यहाँ तक कि अंडरग्राउंड वाटर भी अब पॉल्यूशन की चपेट में आ चुका है। लैंड का डिग्रेडेशन होता है, जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो ख़त्म होते हैं। हमें इन सभी बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो इन सब से बचने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम रिसोर्सेज का जुडिशियस यूज करें। जैसा कि आप बॉक्स में देख सकते हैं, इसमें दिया गया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक कॉन्सेप्ट है। जिस तरह से हमारे लिए प्रेजेंट टाइम में हमारा डेवलपमेंट होना ज़रूरी है, वैसे ही हमारा फ्यूचर भी इस पर डिपेंडेंट है। रिसोर्सेज को हमने प्रेजेंट में अपने नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए यूज किया, तो फिर फ्यूचर के जनरेशन के लिए क्या होगा। जैसे हमारे जो फोर फादर्स रहे हैं उन्होंने जो कुछ छोड़ा उन्हें हम आज कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक उसी तरह से इन रिसोर्सेज पर हमारे फ्यूचर का जो जनरेशन है, हमारा जो अपकमिंग जनरेशन है, उस पर भी उनका इक्वल राइट बनता है। यहाँ जैसे कि डिफाइन किया गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट compromising the ability of future generations to meet their own needs। आप इस डेफिनेशन में भी देख सकते हैं कि हमारा प्रेजेंट का जो नीड है वो फुलफिल होगा, हम उसको किसी तरह से रोक नहीं सकते हैं, लेकिन हमें फ्यूचर के नीड्स को भी देखना है। अगर आज हमारे पास पीने के लिए वाटर सप्लाई है
तो हमें यह भी देखना है कि हमें प्यास सिर्फ आज नहीं लगेगी, भूख हमें सिर्फ आज ही नहीं है, कल भी है, तो हमें कल भी खाने और पीने के विषय में सोचना होगा। नेक्स्ट टॉपिक है पिलर्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो 3 अलग अलग तरह का है, इकोनॉमिक, सोशल एंड इन्वायरमेंटल। हम इसे प्रॉफिट, पीपल एंड प्लेनेट के रूप में भी, यानी कि P³ या 3P के रूप में भी जान सकते हैं। सबसे पहले हम इस पे चर्चा करेंगे इकोनॉमिक। इकोनॉमिक, जैसा कि हमने अभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट से ठीक पहले जो रिसोर्सेज के विषय में बताया कि इसके एक्सप्लॉयटेशन के क्या क्या रिजल्ट हो सकते हैं, उसमें इन तीनों को ही एक तरह से इंक्लूड किया गया है। हमारे लिए रिसोर्सेज का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस ये है कि इससे हमें इकोनॉमिक प्रॉफिट होता है। जैसे हम अगर फॉरेस्ट का यूज कर रहे हैं इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ के लिए, या फिर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए, फर्नीचर्स के लिए, तो ये हमारे लिए प्रॉफिट देने वाला होता है। उसी तरह से इसका एक सोशल इम्पोर्टेंस भी है। सोसाइटी में जितने भी लोग हैं उन सभी के पास इन रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी निश्चित रूप से होनी चाहिए। इनका एक्सप्लॉयटेशन करने का उनका भी उतना ही राइट है जितना कि रिच पर्सन्स का है। यानी कि इन्वायरमेंटल मैं कहना चाहता हूँ कि सोसाइटी में सभी लोगों को, चाहे वो रिच हों या पुअर हों, इन रिसोर्सेज को यूज करने का अधिकार है, इनका राइट बनता है, इक्वल राइट बनता है। इसी तरह से जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वह भी हमेशा बना रहना चाहिए। इसे हम अपने अर्थ, जो एक यूनिक प्लेनेट के रूप में जाना जाता है, क्योंकि आपने भी कई अलग अलग सोर्सेज से, आप लोग तो मूवीज भी देखते रहते हैं, उससे भी आपको पता चलता होगा कि जो एलियंस का कॉन्सेप्ट है यह अभी तक साइंटिस्ट इसको प्रूव नहीं कर पाए हैं। और हमारा जो सोलर सिस्टम है इसमें लाइफ की डाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा सिर्फ और सिर्फ हमारे अपने अर्थ पर ही है। इसलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट का यह भी एक पिलर है कि हम अपने प्लेनेट को भी ध्यान में रखें। तो इस तरह से ये प्रॉफिट, पीपल एंड प्लेनेट के रूप में यह हमारा जो स्लाइड है हमें बताता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कौन कौन से पिलर्स हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो या रिसोर्स कंजर्वेशन हो, इसके लिए हमें एक प्लानिंग करनी होती है। जैसे आपका एक एकेडमिक प्लान है, आप अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग जो बेल्स बजते हैं उसमें आप डिफरेंट टीचर्स के साथ जैसे बैठते हैं, एक इंटरेक्शन होता है, आपको अलग अलग सब्जेक्ट के विषय में नॉलेज दिया जाता है, आप जैसे एक डेली रूटीन फॉलो करते हैं, ठीक उसी तरह से हमें रिसोर्स के मामले में भी एक प्लानिंग करनी होती है और फिर उसके अकॉर्डिंग प्लान को एग्जीक्यूट भी करना होता है। Resource planning refers to the strategy for planned and judicious utilization of resources. It is essential for sustainable development or sustainable existence of all forms of life. जैसा कि आपने यहाँ पर भी इस डेफिनेशन में देखा कि हमें रिसोर्सेज का जुडिशियस यूटिलाइज करना होता है और साथ में हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट को भी ध्यान में रखना होता है। मतलब यह कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक नेसेसरी स्टेप है रिसोर्स प्लानिंग। इंडिया जैसे कंट्री में, या आप चाहें तो इसे कह सकते हैं कि रिसोर्स प्लानिंग का जो स्टेप है वह न सिर्फ इंडिया में बल्कि वर्ल्ड लेवल पर समान रूप से लागू होता है। इसको समान रूप से हर कंट्री एग्जीक्यूट करता है। इसका जो पहला स्टेप है, इसमें सबसे पहले हम रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करते हैं। रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें सर्वे करना होता है, उसकी मैपिंग करनी होती है। इसका मतलब ये हुआ कि कंट्री के किस पार्ट में किस तरह का रिसोर्स अवेलेबल है, उसकी क्वालिटी कैसी है। क्वालिटी और क्वांटिटी हमें दोनों को ही देखना होता है, क्योंकि जैसा कि इसके पहले के स्लाइड में हमने बताया था, पिलर्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हमें प्रॉफिट को भी ध्यान में रखना होता है। तो सर्वे करते हैं, सर्वे में हमें यह देखना होता है कि किस एरिया में किस तरह का, किस क्वांटिटी में और किस क्वालिटी में कोई
रिसोर्स अवेलेबल है, हम उस एरिया की एक मैपिंग करते हैं और साथ में एस्टिमेशन भी करते हैं कि इसे हम किस तरह से एक्सप्लॉइट कर सकें, इसका यूज कर सकें। नेक्स्ट जो स्टेप है उसमें हम एक प्लान बनाते हैं। ये प्लान बनता है हमारे पास अवेलेबल स्किल और इंस्टीट्यूशनल सेटअप के साथ मिला करके, यानी कि हम इन रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने के लिए कितनी ज़्यादा कैपिटल का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, किस तरह की टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं जिससे कि इनके इनके बर्बाद होने का जो प्रोसेस होता है उसे हम मिनिमाइज कर सकें। और जो थर्ड स्टेप है उसमें हर कंट्री का अपना अपना नीड होता है, उसके डेवलपमेंट के लिए, उस नेशनल डेवलपमेंट के लिए, आई मीन टू से नेशनल डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं उनका हम टेक्नोलॉजी, कैपिटल और इंस्टीट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू हम इनका यूज करते हैं। तो इस तरह से ये 3 डिफरेंट स्टेप्स होते हैं रिसोर्स प्लानिंग के। हमें रिसोर्सेज का यूज करने के साथ साथ यह भी देखना होता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी बात यह होती है कि कोई भी डेवलपमेंट सस्टेनेबल का एक मतलब होता है कि परमानेंट, जो फ्यूचर के लिए भी बना रहे, हमेशा के लिए बना रहे। तो ये तभी पॉसिबल है जब हम रिसोर्सेज को कंजर्व करें। तो रिसोर्स कंजर्वेशन का मतलब होता है कि कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज मीन्स जुडिशियस एंड प्लान्ड यूज ऑफ रिसोर्सेज so that we can get maximum possible benefit from them over the longest possible of period। यानी कि हम मैक्सिमम टाइम के लिए इन रिसोर्सेज का यूज कर सकें अपने प्रेजेंट नीड को फुलफिल करते हुए। इसी में बताया गया है कि हमें रिसोर्स कंजर्वेशन का नीड क्यों होता है। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेज आर नॉन रिन्यूएबल। इसका मतलब यह हुआ कि हम अगर इन रिसोर्सेज को यूं ही यूज करते रहे और एक बार अगर ये खत्म हो गए तो इन्हें हम रिन्यू नहीं कर सकते हैं, हम इन्हें फिर से नहीं पा सकते हैं। डेवलपमेंट ऑफ ए नेशन डिपेंड्स टू ए ग्रेट एक्सटेंट ऑन द रिचनेस, डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ द रिसोर्सेज। किसी भी कंट्री का, किसी भी नेशन का डेवलपमेंट इस बात पर डिपेंड करता है कि वहाँ जो रिसोर्सेज हैं वो उनका रिचनेस क्या है, उनका किस तरह से यूज किया जाता है, किस तरह से प्रॉपर वे में उनको मैनेज किया जाता है। इनअप्रोप्रिएट एंड रेकलेस यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कैन डिप्लेट देम। यदि हम रिसोर्सेज को इसी तरह से इनअप्रोप्रिएट वे में या फिर अनजुडिशियस वे में यूज करते रहे तो निश्चित रूप से ये खत्म हो जाएगा, इनका डिप्लेशन हो जाएगा। तो हमें इस पे भी कंट्रोल करना है। ओवर एक्सप्लॉयटेशन कॉजेज एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग, म्यूटेशन, ये कई तरह के ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो इन एप्रोप्रिएट वे में रिसोर्सेज का यूज करने से हो सकते हैं और इनसे इस अर्थ पर ह्यूमन बींग्स और जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, इकोलॉजिकल बैलेंस है, वह सब इससे अफेक्टेड हो सकता है। हमें इन सभी को कंट्रोल करना होगा, ध्यान रखना होगा। यहाँ नीचे आप महात्मा गांधी का एक कोट दिया गया है, इसे देख सकते हैं। There is enough for everybody's need and not for anybody's greed। इस अर्थ पर हमारा जो जन्म हुआ है, हमारा बर्थ हुआ है और हमारे होल लाइफ के नीड को फुलफिल करने के लिए यहाँ पर बहुत सारे उस गॉड ने या इस नेचर ने रिसोर्सेज हमें दे रखे हैं जिनसे हमारे सारे नीड तो फुलफिल हो सकते हैं। लेकिन यदि हमारा ग्रिड ऐसे ही बढ़ता रहा तो यह अर्थ क्या, हम पूरे सोलर सिस्टम का भी अगर यूज कर जाएं तो शायद हमें सेटिस्फेक्शन नहीं हो सकेगा। हमें इन बातों को ध्यान में रखना होगा। जो नेक्स्ट स्लाइड है
जैसा कि बॉक्स में दिया गया है, आप इसमें देख सकते हैं। एफर्ट्स ऑफ रिसोर्स कंजर्वेशन नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर इन रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए भी कई तरह के तरीके अपनाए गए हैं। तो इन सब के लिए जैसा कि आप देख सकते हैं, इस इंटरनेशनल लेवल पर शुरू किया गया था क्लब ऑफ रोम के थ्रू 1968 में, और इसके बाद 1972 में स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस को इस मामले में एक सीरियस स्टेप के रूप में लिया जाता है। फर्स्ट सीरियस स्टेप था जिसमें यह डिसाइड किया गया कि पर ईयर लोगों को इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए अवेयर करने हेतु 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा। कई तरह के इस अवसर पर प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए जाएंगे जिससे कि लोगों को इसके विषय में बताया जा सके। फिर 1974 में शुमशेर का एक बुक पब्लिश हुआ था, स्मॉल इज ब्यूटीफुल के नाम से। इसमें भी उन्होंने रिसोर्सेज के एक्सप्लॉयटेशन, उसके रिजल्ट और रिसोर्स कंजर्वेशन के रूप में क्या क्या हम कर सकते हैं, यह सब बताया था उन्होंने। 1978 में क्योटो प्रोटोकॉल हुआ। इससे फोकस किया गया था ग्रीन हाउस गैसेज के कंट्रोल करने के लिए। यूएसए, जापान, यूरोपियन यूनियन, ऑस्ट्रेलिया, ये जो कंट्रीज हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेज जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, इन सबको जो रिड्यूस करते हैं जिससे कि इन्वायरमेंट का डिग्रेडेशन होता है, इसे कंट्रोल करने के लिए इन लोगों ने कमिटमेंट दिया था। फिर इसके बाद 1987 में ब्रडलैंड कमीशन ने भी आवर कॉमन फ्यूचर के नाम से एक रिपोर्ट पब्लिश किया था। इसमें भी रिसोर्स कंजर्वेशन पर फोकस किया गया था। इंटरनेशनल लेवल पर इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो स्टेप माना जाता है वह है अर्थ समिट के नाम से। फर्स्ट अर्थ समिट रियो डी जेनेरो में ब्राज़ील में हुआ था 1992 में। इसमें 10,000 से भी ज़्यादा मेंबर्स ने पार्टिसिपेट किया था। वर्ल्ड के मैक्सिमम कंट्रीज इसमें थे और सभी इस बात के लिए सहमत थे कि किस तरह से हम रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं, जो हमारे फ्यूचर के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो इस तरह से ये जो हमारा चैप्टर है, इसमें आप लोगों ने यह जाना कि किस तरह से हम रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं, इनका यूज करते हुए